हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वाले वीडियो में मैं एक बहुत ही एक छोटा सा एक अपैरल कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, आपने नाम तो देखा ही होगा, थॉमस स्कॉट करके। तो ये कंपनी का इफ यू लुक एट द मार्केट कैप इज लेस देन 300 करोड़ का। ठीक है, और ये कंपनी पिछले बहुत सारे क्वार्टर से, इवन इफ यू लुक एट द नंबर्स, ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला तो है कि इफ यू लुक एट द FY24 नंबर्स, ठीक है, FY23 से आई थिंक सेल्स ग्रू बाय मोर देन 45-47%। और ये कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, मतलब दे हैव गुड कंट्रोल ओवर फिक्स कॉस्ट। तो आई थिंक देयर पैट आई थिंक मोर देन डबल्ड इन 24/23। फिर ये कंपनी को मैंने और थोड़ा ट्रैक किया, तो ये जो Q1 का जो नंबर्स जो आया Q1 में, आई थिंक Q1 में भी ओवर लास्ट Q1 ऑफ FY25 में भी इन्होंने अपने सेल्स को 50% के आसपास से बढ़ाया। मतलब देयर हैज टू बी समथिंग दैट इज गुड, दैट इज गोइंग इन द कंपनी। ठीक है, तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा। तो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा अगर हम इसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो ये पहले एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स हुआ करता था। ठीक है, ये जो शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, ठीक है, मतलब ये मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में। ठीक है, और ये लोग एक ट्रेडिशनल एक अपैरल कंपनी था। अब ट्रेडिशनल अपैरल कंपनी इन द B2B स्पेस, मतलब क्या था ये बेसिकली सोचो, फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स है, ठीक है, जो B2C होता है, ये लोग उन ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाता है। ठीक है, ऐसे करके आप सिंपल तरीके से सोचो, मतलब लेट्स से रेमंड्स हो गई, फिर देखोगे रॉन्ग करके एक ब्रांड है, ठीक है, फिर आप देखोगे HRX हो गई। तो पहले ये कंपनी क्या करता था, एक ट्रेडिशनल B2B रिटेल मैन्युफैक्चरर था, वो भी किसी और ब्रांड के लिए बनाता था। मतलब क्या, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता था, फिर वो डिजाइन का काम करता था, ऑपरेशंस देखता था, और उनको लेट से माल बना के सप्लाई करता था। ठीक है, लेकिन फिर उनका जो नया CEO आया है, आई एक्चुअली लाइक नाउ आई फॉरगेट द नेम ऑफ द गाय, आई थिंक वेदांत समथिंग होगा उस बंदे का नाम। वो क्या हुआ, तो दैट पर्सन हैज अ गुड बैकग्राउंड इन टेक, प्लस वो बंदा एक CA और CFA भी है। तो बेसिकली जब उसने इस कंपनी का मतलब यहाँ पे थॉमस स्कॉट की बात हो रहा है, तो जब से वो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना, उसने पूरा मॉडल को ही बदल दिया। तो उसका कहना है कि लाइक अगर हम टेक्नोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, एंड इफ यू डोंट मिक्स टेक्नोलॉजी विद फैशन, ठीक है, फिर हमारा ये कंपनी हम कभी स्केल ही नहीं कर पाएंगे। और फिर उसने क्या किया, ये कंपनी को धीरे धीरे करके एक ई-कॉमर्स कंपनी में बदला। तो आज अगर आप देखोगे थॉमस स्कॉट की, तो थॉमस स्कॉट की यहाँ पे ई-कॉमर्स में सबसे तगड़ा फोकस है। अब ई-कॉमर्स में कैसे होता है सोचो, एक उन्होंने क्या किया, आप थॉमस स्कॉट करके सिर्फ अगर गूगल में सर्च करोगे तो इनका खुद का अपना वेबसाइट मिलेगा। मतलब क्या है, ये दूसरों के लिए तो कपड़े बनाता ही है, लेकिन अभी ये थॉमस स्कॉट मतलब ये अपने ब्रांड में भी कपड़े बेचता है, और इनका वेबसाइट प्रेटी इंप्रेसिव है, आप जाके भी देख सकते हो। ये वही मेंस कैटेगरी में आई गेस ये लोग ज्यादा है, 500 to 1000 रुपीज के बीच में ये सारे कपड़े वगैरह बेचते हैं। ठीक है, कैजुअल वेयर हो गया, फॉर्मल वेयर हो गया, जीन्स हो गया, ये सब बनाते हैं। तो एक तो हो गया क्लिक, और दूसरे साइड में मतलब ये लोग थॉमस स्कॉट के वेबसाइट में किसी और मतलब से कोई थर्ड पार्टी ब्रांड का कोई सामान नहीं बेचता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और चीज किया, आई थिंक दे ओपनड 5 फिजिकल थॉमस स्कॉट का स्टोर्स इन बेंगलुरु। ठीक है, तो मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हमको अपने कस्टमर्स को ओमनी चैनल एक्सपीरियंस देना है ना। आपने देखा होगा राइट कि ये जो सारे ट्रेंड का हो गया, वेस्ट साइट हो गई, वेस्ट साइट का फिजिकल स्टोर भी है, और आप ई-कॉमर्स में जाके भी वेस्ट साइट के कपड़े खरीद सकते हो। और थॉमस स्कॉट का जो मैनेजमेंट है, उनका यही कहना है कि धीरे धीरे करके लोग ई-कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, और उनका ट्रस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अभी अगर आप कपड़े खरीद रहे हो, यू कैन अफोर्ड टू बाई से फॉर एग्जांपल अ हाई टिकट साइज आइटम इन द अपैरल स्पेस ऑन द इंटरनेट, और आप से फॉर एग्जांपल आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू प्ले दैट गेम। ठीक है, और अपने ब्रांड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अगर तुमने अपने ब्रांड पे फोकस किया, अपना वेबसाइट का माल अपने बेच पाए, तो आपका मार्जिन भी ज्यादा होता है। इसको छोड़ के, जैसे मैंने बताया, इसको छोड़ के आज भी ये कंपनी, जिसका मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द सेल्स आज भी आता है, कि वो दूसरे ब्रांड्स के लिए कपड़े मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, रेमंड एक ब्रांड हो गई, फिर उसके बाद रॉन्ग हो गया, फिर आपका ये जो सलमान खान का बीइंग ह्यूमन है, उसका भी ये लोग कपड़े बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको आई गेस समझ में आ रहा है कि ये ट्रांजिशन किस तरफ हो रहा है। ठीक है, दे विल कंटिन्यू टू बी अ B2B प्लेयर। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए वो बनाना बंद कर देगा, डिजाइन करना बंद कर देगा, लेकिन वो अपने ऊपर भी ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गई मोटा मोटी यहाँ पे आपका बिजनेस मॉडल। दूसरे साइड में ये है, जैसे मैंने बताया कि आज आप देखोगे
हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड अपैरल अगर रिटेल देखोगे, दैट पार्ट इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल पार्ट, राइट। तो ओवरऑल रिटेल मार्केट तो ग्रो कर ही रहा है, लेकिन द ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ रिटेल, मतलब यहाँ पे मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है। आपने देखा होगा कंपनीज लाइक ये वी मार्ट, V2 रिटेल, फिर आपका जूडियो, ये लोग भी वही बोल रहे हैं ना। और ये सारे बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, टायर 2, 3, 4 सिटीज में और जा रहा है, करेक्ट। बिकॉज क्या हो रहा है, देखो आज जितना भी आप टायर 2, 3, 4 सिटीज में जाओगे, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, ऐसे कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है। तो सबको पता है कि सब मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी फास्ट फैशन का ये जो पूरा ये ट्रेंड वो बहुत ही तगड़ा रेट से चल रहा है, ठीक है। अब मैंने देखा कि कुछ दिन पहले स्टाइल बाजार करके एक और कंपनी का DRHP आया, उनका IPO आया। ऑफ कोर्स उसको मैं Q2 का रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूं, फिर मैं उसको ट्रैक करूंगा मैनेजमेंट का एक कॉन कॉल लाइव सुनने के बाद। तो इसका क्या मतलब, ये जो रिटेल अपैरल स्पेस में ऑर्गेनाइज रिटेल में बहुत तगड़ा ग्रोथ है। और ऑर्गेनाइज रिटेल में भी आप देखोगे जो टायर 2, 3, 4 सिटीज में जा रहा है वो और भी अच्छा कर रहा है। तो ये जो कंपनी है थॉमस स्कॉट, ये भी यही माइंडसेट से आगे बढ़ रहा है विद इट्स ओन ब्रांड एंड एज वेल एज द थर्ड पार्टी ब्रांड्स, ठीक है। अब दूसरे साइड से देखो, जब ये थर्ड पार्टी ब्रांड्स का जो सामान है वो ई कॉमर्स में कहां बेचते हैं, वो आप देखोगे ये मिंत्रा में, फिर आपका आई थिंक एक मिंत्रा हो गया, दूसरा आई गेस अमेजन भी हो सकता है, ठीक है। कुछ प्राइवेट लेबल्स भी बेचते हैं उनका। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक थॉमस स्कॉट का ये जो ग्रोथ है, ठीक है। अब देखिए रिटेलर्स को अगर आपको अच्छा करनी है, राइट, तो आपको फास्ट फैशन देखनी है, मतलब जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है। एक रिस्क यहाँ पे तो है ही, राइट, कोई भी अपैरल कंपनी के लिए कि आज जो फैशनेबल है कल क्या पता 3 महीने बाद वो फैशनेबल ना रहा, तो आपका जो इन्वेंटरी में माल पड़ा है वो पड़ा ही रहेगा, ठीक है, कोई खरीदेगा नहीं और आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, फास्ट फैशन होना चाहिए, टर्नओवर ज्यादा रेट से होना चाहिए। तो यहाँ पे डिजाइन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए जो थॉमस स्कॉट की है। और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ ई कॉमर्स में भी फोकस, बिकॉज थॉमस स्कॉट का मैनेजमेंट MD ने वही बताया कि इंडिया में आज भी ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन इज फार लोअर कंपेयर टू द ई कॉमर्स पेनिट्रेशन ऑफ एनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना, कोरिया एंड जापान, वो आप ले लो। अच्छा, अब थोड़ा और देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और यहाँ पे देखिए कोई भी कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी कुछ भी बेच रहा है कोई भी सेगमेंट में, हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग प्लांट कितने कैपेसिटी में काम कर रहा है, ठीक है। अब सोचो अगर आपके एग्जिस्टिंग प्लांट्स 50% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, मतलब आपको पता है उस कंपनी आपको घुमा के बोल रहा है कि डिमांड सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, वरना तो 100% के आसपास कैपेसिटी में काम करता ना, वरना उतना बड़ा प्लांट क्यों बनाया। द पॉइंट आई एम सेइंग इसके लाइक थॉमस स्कॉट का यहाँ पे तीनों प्लांट एकदम ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। और ये लोग ने आई थिंक पिछले साल कुछ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी किया। इनका आई गेस गुड़गांव में एक प्लांट है, बैंगलोर में एक प्लांट है, और तीसरा प्लांट पता नहीं कहां पे है, मैं शायद लिखा नहीं, हाँ सोलापुर में है, एंड आई थिंक सोलापुर इज इन महाराष्ट्र। मुंबई में भी शायद एक प्लांट है। तो बेसिकली कंपनी यही बोलने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है, इसीलिए देखो ना सेल्स इतने तगड़े रेट से ग्रो कर रहा है। और उल्टे साइड में मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि हमारे प्लांट्स एकदम ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। और ये लोग थोड़ा बहुत करके ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आई गेस किया था। तो इसका क्या मतलब, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। इसलिए आई गेस नाउ यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैंने इस कंपनी को कवर क्यों किया और मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो क्यों बनाया इस पे, ठीक है। तो ये हो गया बात। तो कंपनी के बारे में और थोड़ा जानते हैं कि इनका कुछ 3, 4, 5 कुछ फुलफिलमेंट सेंटर्स भी है, इनका कुछ वेयर हाउसेज भी है, एंड दे हैव कनेक्शन विद अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी। तो बेसिकली इनका वो टाइमिंग का वो बहुत इनका सेंस है। टाइमिंग का सेंस मतलब ये लोग ये बता रहे हैं कि अगर हमारे कस्टमर ने ऑर्डर दिया 2 दिन के अंदर उनके पास वो जाता है, ठीक है। तो ये जो नया MD आया है ना, आने के बाद ये कंपनी को पूरा ट्रांजिशन करवा दिया। इसीलिए भी अच्छी है इस कंपनी के लिए, बिकॉज उन्होंने पूरा टेक पे फोकस किया, ई कॉमर्स पे फोकस किया, वेबसाइट पे फोकस किया, और देखिए यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम पे फोकस किया, और डिलीवरी टाइम, बिकॉज देखिए कस्टमर का अगर आपको ट्रस्ट जीतनी है तो आपको डिलीवरी टाइम मतलब यहाँ पे टाइमली डिलीवर करनी है और जल्दी डिलीवर करनी है, करेक्ट। अगर आप 7 दिन 10 दिन 20 दिन लगा दोगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रहे हैं, नया से नया वेयर हाउसेस खोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोल रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इस टर्म को, यहाँ पे बोलते हैं फुलफिलमेंट सेंटर्स, ठीक है। तो फुलफिलमेंट सेंटर्स पे फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन का बात करते हैं। आप लोग तो बताते हो कि वैल्यूएशन का बात करो एंड ऑल दैट। तो देखो आज कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ के रेंज में है, ठीक है।
और कंपनी ने पिछले साल आई थिंक 10 करोड़ का पैट किया, 10 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया। अच्छा, मैनेजमेंट कोई गाइडेंस नहीं देता है, ठीक है, तो मैं गाइडेंस के अनुसार जनरली आप देखोगे मैं 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पे मैं उसका एक पी कैलकुलेट करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन सिंस उन्होंने गाइडेंस नहीं दिया एंड आई थिंक ये कंपनी कॉन कॉल भी नहीं करता है, तो मैंने ये सब जो भी बोला ना, ये सब मुझे एनुअल रिपोर्ट और लेटेस्ट जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था वही मुझे मिला। आई एम सॉरी। हाँ, सो बेसिकली क्या है, पिछले साल 10 करोड़ का किया, लेकिन Q1 में आपने देखा कि उसका सेल्स आई थिंक 50% के आसपास से ग्रो किया, ठीक है। तो अगर मैं पकड़ा बेसिक लेवल पे कि लास्ट ईयर अगर तुमने 10 करोड़ किया और इस ईयर से फॉर एग्जांपल, एंड ऑफ कोर्स कोई भी अपैरल कंपनी हो उसका तो H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1, तो आपको वो सीजनैलिटी भी देखना पड़ेगा। अगर इस साल वो 12-13 करोड़ भी करता है, देखो सेल्स 50% से ग्रो किया, लेकिन मैंने प्रॉफिट का एस्टीमेट FY25 ओवर 24 में मैं 15 करोड़ नहीं कर रहा हूं, मैं 10 से 12 करोड़ कर रहा हूं, ठीक है, एकदम सिंपल हिसाब कर रहा हूं कि अगर वो 10 से 12 से 13 से 15 करोड़ के आसपास भी करता है, चलो अब 10 से 15 करोड़ का मतलब अगर प्रॉफिट लेके, मैं अगेन फिर से बता रहा हूं, आगे का क्यों हमें पैट एस्टिमेशन पे करना पड़ता है कैलकुलेशन, बिकॉज मार्केट आगे का देखता है। मैं वो पीछे का FY24 या FY23 के नंबर से मैं पी कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं, जो लेट से फॉर एग्जांपल ये सब वेबसाइट्स और ये सब टूल्स में रखा जाता है, इसीलिए लोगों को ना समझ में नहीं आता है। हमें फॉरवर्ड अर्निंग पे करना पड़ेगा ना, बेस्ड ऑन कंपनी का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, वो है तुम्हारा Q1 का नंबर। तो अगर ये 10 करोड़ किया है एंड Q1 में ये सेल्स 50% से ग्रो किया, ठीक है, तो बेसिकली मैं एज्यूम कर सकता हूं कि 12, 13, 14, 15 करोड़ के आसपास कर सकता है। और आज अगर मैं पूरे कंपनी को खरीदता हूं 300 करोड़ का मार्केट कैप, और अगर मैं उसके लिए मुझे 12 to 15 करोड़ के बीच में पैट मिलता है इन FY25, तो व्हाट इज माय इफेक्टिव प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताओ। अगर 15 करोड़ करता है, 300 करोड़ का मार्केट कैप है, देन द पी इज 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स FY25 अर्निंग्स, नॉट 24, 25 अर्निंग्स। और से फॉर एग्जांपल ये 10 करोड़ ही करता है जो FY24 में किया, देन दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 टाइम्स FY25 अर्निंग्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, मेरा जो पैट है, ठीक है, उस पैट के अनुसार, मतलब FY25 के पैट के अनुसार आई एम पेइंग बिटवीन 20 and 30 के पी FY25 अर्निंग्स पे, ठीक है। और मुझे पूरा कंपनी, मतलब ये पूरा मार्केट कैप अगर मैं 300 करोड़ देता हूं तो मुझे मिलेगा। अब बात यहां पे आता है कि डील कैसा है, ठीक है। अब मेरे लिए डील थोड़ा जूसी है, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये कंपनी, दिस कंपनी इज ग्रोइंग सेल्स एट 50%। इवन FY24 ओवर 23 में भी दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। कौन कॉल करता तो थोड़ा बेटर होता, तो थोड़ा गाइडेंस मिलता तो और बेटर होता मैनेजमेंट का। लेकिन द पॉइंट आई एम सेइंग इसके लाइक इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी एकदम 100% के आसपास है इन ऑल 3 प्लांट्स। ब्राउनफील्ड केपेक्स भी किया, फिर 50% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है। तो आज अगर मुझे कंपनी 20 और 30 के पी में मिलता है और लेट से वो 50% से वो ग्रो कर रहा है, मतलब डील आज के तारीख में उतना बुरा नहीं है, राइट। बट देन अगेन हमें Q2 का नंबर देखना पड़ेगा और फिर से ये हिसाब करना पड़ेगा, बिकॉज अगर बिजनेस का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया तो पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। और वही होता है, दिस इज व्हाई यू नीड टू ऑलवेज ट्रैक बिजनेसेस, एंड टेक इन्वेस्टिंग डिसीजंस अकॉर्डिंगली। मतलब इंक्रीमेंटल आपका जो पैसा है वो मार्केट में उस स्टॉक में जाएगा कि नहीं जाएगा, बेस्ड ऑन अपकमिंग परफॉर्मेंस। तो आज का जो मैं सिचुएशन लेके चल रहा हूं, लेट से आगे जाके मैं देख रहा हूं कि लेट से पैट घट गया एंड ऑल दैट, तो ये जो मैं 12 से 15 करोड़ का जो ये पैट का एस्टिमेशन लिया, मे बी दैट गोज फॉर अ टॉस। फिर क्या होगा, फिर अगर वो लेट से 12 की जगह 6 करोड़ करता है, लेट से गोइंग फॉरवर्ड, तो 300 करोड़ का अगर मार्केट कैप में आज देता हूं तो 50 का पी बन जाता है। मतलब क्या, द डील इज नॉट दैट ग्रेट। तो इस तरीके से ना आपको सिनेरियो एनालिसिस दिमाग में करना पड़ेगा फॉर वेरियस बिजनेसेस, फॉर वेरियस सिनेरियोज। इसलिए क्या है ना, इक्विटी रिसर्च जब आप करते हो, इक्विटी रिसर्च जब आप मतलब मैकेनिकली नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको दिमाग में करना पड़ेगा। और देखिए ये चीजें मैं क्यों बातें करता हूं, ये चीजें मैं इसीलिए बातें कर रहा हूं ताकि आप समझो कि कैसे यू कैन डू अ वैल्यूएशन एक्सरसाइज फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। ओके, चलो, तो थॉमस स्कॉट के बारे में आई थिंक दैट्स मोर और लेस अबाउट इट। बाकी तो आई गेस मैंने सारी चीजें मैंने तो डिस्कस कर ही लिया। बाय द वे दे आर वर्किंग विद 15+ ब्रांड्स, B2B जो मैंने बोला, राइट। ये आई थिंक वन डेटा पॉइंट दैट आई मिस्ड हियर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि लाइक जब आप कंपनी को देखोगे तो कौन से पैरामीटर्स को आपको देखनी है, सेल्स, ऑपरेटिंग लेवरेज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, केपेक्स, गाइडेंस। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गाइडेंस नहीं है,
तो Q1 के नंबर के बेसिस पे मैंने वो थोड़ा बहुत गेस्टिमेट करके FY25 का पैट निकाल के फिर मैंने PE का कैलकुलेशन किया। तो ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ बिकॉज Q2 का जब थॉमस स्कॉट का फिर से नंबर आएगा, I'll make another video and then I'll talk about this valuation exercise के like you know is the stock more attractive or let's say for example does it get less attractive, but वो डिपेंड करेगा Q2 के नंबर पे, है ना। so that's it, रियलिटी बदलता रहता है, उसके अनुसार आपको भी अपना दुनिया बदलना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। ऑन दैट नोट, थैंक यू।